हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और यह है हमारी पूरी टीम जो कि आप लोगों को पीसीएमबी इसके रिगार्डिंग देती है कंप्लीट एजुकेशन। और वो भी क्या, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, आपको करना क्या होता है, सिर्फ प्लेलिस्ट पे जाके करना होता है चेक करो फटाफट और आपको सारे यहां पे वीडियोस मिल जाएंगे रिगार्डिंग आपकी एग्जामिनेशंस के। ठीक है, अच्छा यहां पे एक बात और बोलनी है मुझे ये वीडियो चालू होने से पहले, दैट इज कि यार देखो थोड़ा बहुत यहां कनेक्शन बना के रखो यार, कमेंट्स वगैरह कर दिया करो, पढ़ने में अच्छा लगता है। ठीक है, हाय हेलो बाय चलो ये वाले से छोड़कर यार कुछ कर दिया करो कमेंट्स, भले ही अपनी बातें बोल दिया करो। ठीक, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चलो भाई अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। हम लोग लास्ट टाइम पे क्या पढ़ रहे थे, हम लोग ने पढ़ा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ के रखा था। ठीक है, आज हम लोगों को पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछे जाते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से पूछे जाते हैं। अब जरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कहानी हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बोला जाए तो अ रिएक्शन इज सेड टू बी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन वन कंसंट्रेशन टर्म ओनली। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जहां पे सिर्फ एक कंसंट्रेशन की टर्म के ऊपर रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वही कहानी लिखी हुई यार, सिंपल सी, सेट टू फर्स्ट ऑर्डर इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन। ठीक है, ये बात बोल के रखी है। जैसे सपोज यहां पे कोई हम लोगों ने इक्वेशन लेके रखी हुई है। ठीक है, ए नाम का कोई रिएक्टेंट था जिससे क्या बन रहा है, हमारे पास में प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, सिंपल सी चीज है। ये हमारे पास में मैं क्या बोल देता हूं, ए नाम का रिएक्टेंट है, मतलब एक हमारे पास में ये कंटेनर रखा हुआ है। इस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने यहां पे सब्सटेंस को डाल दिया है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहां पर मैं ये बोलता हूं कि जब इसमें रिएक्शन करवाई जाएगी, आइदर इट इज हीट होगा या कुछ भी रहेगा, हीट वगैरह जो कुछ भी आपको देना रहेगा, तो सिंपली यहां पर होने क्या वाला है, बस ये समझना कि जो आपके पास में रिएक्टेंट होगा वो धीरे धीरे करके कम होते चले जाता है। ये सबसे की पॉइंट है क्या, कि जब टाइम आपने t इज इक्वल टू 0 लिया तो रिएक्टेंट अपने मैक्सिमम पे था, r इज इक्वल टू 100 पर था। पर जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, सपोज आपके पास में t0 था, t1 हुआ, तो अब क्या हो जाएगा, जो कंसंट्रेशन 100 था अब क्या हो गया, 80 हो गया। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहां 60 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 40। और इसी के कंपैरिजन में जो प्रोडक्ट होगा वो धीरे धीरे बढ़ता चले जाएगा। ये पहले हुआ 0, देन उसके बाद में ये हुआ 20, ये हुआ 40 और ये हुआ 60। तो इस तरह से कहानी हमारे पास में आगे बढ़ती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अभी डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखने के बाद में इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे डेरिवेशन वाले फॉर्म में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में आपका डेरिवेशन आता है। डेरिवेशन आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कंफर्म रूप से आएगा। चलो पहले स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, अब देखो जरा इसका डेरिवेशन करते हैं। हमारे पास में डेरिवेशन के लिए क्या देके रखा है, कोई ए नाम का रिएक्टेंट है, उससे पी नाम का प्रोडक्ट बन रहा है। बहुत इजी सी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, समझना, हम लोगों ने यहां पे शुरुआत करी है जब टाइम था इनिशियल t इज इक्वल टू 0, इसके बाद में टाइम कितना हो चुका है t। ठीक है, ये दो प्रोसेस हम लोग करेंगे। क्या, जब इनिशियल टाइम था t इज इक्वल टू 0 और उसके बाद में टाइम क्या हो चुका है, हमारे पास में t हो चुका है। तो देखो क्या होगा, इनिशियली सपोज कंसंट्रेशन है a रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट कितना है 0। कुछ समय बाद रिएक्टेंट हो जाएगा कम और जो प्रोडक्ट होगा वो बढ़ना चालू हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना, अभी समझाया था ना कि एक ऐसा समय आता है जब रिएक्टेंट धीरे धीरे करके कम हो जाता है और जो प्रोडक्ट होगा वो धीरे धीरे करके बढ़ता चले जाएगा। तो ये ऐसी कुछ सिचुएशन हुई। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखो, अब जरा इस डेरिवेशन को हम लोग समझते हैं। जब कभी भी अगर आप बात करते हो, चाहे कोई सी भी ऑर्डर की रिएक्शन हो, आइदर इट इज 0, फर्स्ट, सेकंड, कुछ भी हो, तो हमें इसमें क्या लगाना रहता है, रेट लॉ लगाना होता है। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन है तो वो रेट लॉ को तो फॉलो करेगी। तो रेट लॉ आपके पास में क्या बोलता है,
रेट लॉ बोलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो इक्वल होती है कांस्टेंट के इनटू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और इसकी पावर n, जहां पर n इज इक्वल टू क्या है, n इज इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और साथ ही साथ में k इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में रेट कांस्टेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत इजी सा था। अभी हमने सबका नामकरण कर दिया, सबको नाम दे दिया। अब जो नाम दिया है उसके बेसिस पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो किस तरह से हम यहां पर ये बोलते हैं कि ये जो रिएक्शन परफॉर्म होती है उस पे बात करो। रिएक्शन कैसे परफॉर्म हुई, समय 0 से लेकर t में कन्वर्ट हो चुका है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, समय 0 से t पे कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसको क्या लिखते हैं हम, dx बाय dt, ठीक है, सिंपल सा क्या लिखते हैं, dx बाय dt। अब ये dx बाय dt किसके इक्वल होता है, यहां पर रेट कांस्टेंट के। अच्छा ये फर्स्ट ऑर्डर है तो इसलिए मैं यहां पर क्या लिख दे रहा हूं, 1 लिख दे रहा हूं, ठीक है। सिंपल वाला बनाओ, नहीं तो बार बार मुझे ही ऐसा बनाना पड़ेगा यार, ठीक है। ये कर दिया मैंने k1। अब dx बाई dt इज इक्वल टू k1 हो जाएगा, और जो यहां पे रिएक्टेंट दे के रखा हुआ है तो इस रिएक्टेंट की कहानी में क्या होगा, रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t कितना बचा है, a माइनस एक्स, और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसके ऊपर पावर कितनी आ जाएगी, 1। समझना, ये बात समझ में आई क्या, वापस से देखो क्या क्या कहानी हुई है, वापस से समझो। इस इक्वेशन को दोबारा समझा रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, समझना इसको जरा। आपके पास में रेट ऑफ रिएक्शन होता है dx बाय dt विच इज इक्वल टू, अब ये dx बाय dt किसके इक्वल हो जाएगा, जो रेट कांस्टेंट होगा k, और मैंने क्या लिखा k1 क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेम एज इट इज। रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है आफ्टर टाइम t, a माइनस एक्स, और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1 आ जाएगा। ये है इसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन या प्रॉपर एक्सप्रेशन फॉर रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतना बड़ा सा इजी है। अब इसके बाद असली कहानी चालू होती है, क्योंकि यहां तो चेंज इन कंसंट्रेशन मुझे बताया है, जबकि मुझे क्या चाहिए, ओवरऑल चेंज बचाइए, ठीक है। अच्छा किसी के आगे भी डी लगता है तो क्या होता है, मतलब वैल्यू छोटी हो गई। तो यहां पर मुझे ऐसा छोटा छोटा चेंज नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पूरा एंटायर वैल्यू चाहिए। तो अब क्या करा जाए, छोटी वैल्यू को बड़ा करना है। छोटी वैल्यू को बड़ा करने के लिए क्या किया जाएगा, इंटीग्रेशन किया जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या कहानी होती है, यहां पहले मैंने इसको एक साइड कर दिया, dx वाला या बोला जाए x वाली टर्म को एक तरफ कर दिया, और बची कुची जो टर्म थी तो बची कुची टर्म क्या हो जाएगी, k1 dt, इसको मैंने कर दिया एक तरफ, ठीक है। मतलब सिर्फ वही है, x को x की तरफ लेकर जाओ, बचे कुछ को दूसरी तरफ फेंक दो। अब यहां पर मैंने क्या बोला, ये छोटी वैल्यू है, इसको बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो सिंपली यहां कर दो इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन करा, इधर भी इंटीग्रेशन करा। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि जो आपका इंटीग्रेशन होगा ये विद इन अ लिमिट होगा, किसी लिमिट के अंदर होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये केमिकल रिएक्शन अनलिमिटेड टाइम तक ले चला रहे हैं। ये कहां से कहां तक चला रहे हैं हम, 0 से टाइम t तक चला रहे हैं, ठीक है। ऐसी कुछ कंसंट्रेशन हो रही है, और साथ ही साथ में जो x की वैल्यू है वो कितना वेरी कर रही है, 0 से x तक वेरी कर रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पे जो आपके पास में लिमिट लगा के रखी गई है फॉर x, दैट इज 0 से x, और टाइम के लिए लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से t, ठीक है। सिंपल इजी है। 1/a माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, माइनस का लॉग a माइनस एक्स होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स वाले बच्चों को पता ही होगा माइनस साइन क्यों आया, नहीं तो क्या होता है कि जो बायो वाले बच्चे होते हैं वो बोलते हैं सर 1/x का पढ़ लेंगे, 1/x का, तो बोले सर इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का log x होता है। तो यहां पर आप माइनस का क्यों लगा रहे हो, ठीक है। यहां पर क्या बोलेंगे बायो वाले
कि सर माइनस का क्यों लगा रहे हो, तो उनको मैथ्स वाले बच्चे जवाब देंगे कि बेटा ये तो देखो कि तुम जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हो वो a माइनस एक्स है ना कि x है। तुम फॉर्मूला बोलते हो 1/x का और यहां पे सॉल्व 1 में a माइनस एक्स है। तो मैथ्स वाले बच्चे समझ गए होंगे बढ़िया इसको कि यहां माइनस का साइन क्यों लिखा, टी एज्यूम करके बढ़ाते हैं आगे। ठीक है, थोड़ा सा सस्पेंस रहने दिया जाए बायो वाले बच्चों के साथ में। ठीक, तो देखो क्या होता है 1 में a माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, log a माइनस एक्स। ठीक है, अब इस माइनस टर्म को मैं क्या करता हूं, थोड़ा बाहर निकाल देता हूं, क्योंकि यहां पर मुझे लिमिट लगानी है, अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक बात समझना, जब यहां पे log को ऐसा ln करके रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसका मतलब होता है ये एक एक्सपोनेंशियल सीरीज है, तो ये क्या हो जाता है log टू द बेस e को रिप्रेजेंट करता है। और अभी फिर बाद में इसको हम बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो log टेबल होती है ना आपके पास में वो बेस 10 की वैल्यू के रिगार्डिंग बनी होती है। ठीक है, उसको भी मैं कराऊंगा सॉल्व, चिंता मत करो। जब भी पर आप इंटीग्रेशन करो तो डायरेक्ट log मत लिखना, क्या लिखना, ln लिखना, वरना क्या होगा गड़बड़ी हो जाएगी, सब घोटाला हो जाएगा। क्योंकि आपके पास में जो फॉर्मूला होता है वो log टू द बेस e के लिए होता है, न कि log टू द बेस 10 के लिए। इसको भी बाद में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, समझो भी क्या आया, माइनस का ln a माइनस एक्स विच इज इक्वल टू k1 तो कांस्टेंट है, निकाल दिया बाहर, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करा तो क्या मिल जाएगा आपको, जो वेरिएबल होगा वही का वही, dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा क्या मिल जाएगा t, लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर t तक। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, इसको मैं इस तरह से बना देता हूं, जरा ऐसा 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 इसको डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा, ये लो। ठीक, ये कहानी हुई। अब देखो अब अगली सिचुएशन पे क्या होने वाला है, x की जगह पहले x रखा जाएगा, फिर एक बार x की जगह 0 रखा जाएगा, तो क्या वैल्यू मिल जाएगी मुझे, ln ऑफ a माइनस एक्स माइनस ln ऑफ a माइनस 0, ये लगा दिया मैंने ब्रैकेट, यहां चलेगा मेरे पास में k1 और यहां क्या चल जाएगा t माइनस 0। ठीक है, ये सिचुएशन आ गई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करा। जब इसको और सॉल्व करा तो क्या मिला, ln ऑफ a माइनस एक्स माइनस ln ऑफ a और इक्वल टू क्या मिल जाएगा, k1 t मिल जाएगा। अब देखो माइनस साइन का जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, यहां पे ये जो है प्लस वाला ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, ln ऑफ a माइनस ln ऑफ a माइनस एक्स। ठीक है, ये मिल जाएगा ln ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1t। ठीक है, ये आपके पास में आ गया। अब इसके बाद में क्या होगा, यहां पे आप यूज करोगे लॉग का एक फॉर्मूला, याद है कि नहीं याद, लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग में एक फॉर्मूला होता था, वो बोलता है आपको log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाय n। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता था। तो सिंपली अब ये वाला फॉर्मूला मुझे यूज करना है, तो ये क्या हो गया मेरे पास में, यहां पे ये हो चुका है log m, ये हो चुका है log n, तो यहां पर अब क्या आ जाएगा, यहां पर मैं लिख दूंगा ln ऑफ a अपॉन में a माइनस एक्स विच इज इक्वल टू k1t। तो ये होता है आपके पास में फाइनल एक्सप्रेशन फॉर दिस, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना, ये कैसे निकाल के रखा हुआ है, सिंपल सा इंटीग्रेशन करा, 1/a माइनस एक्स का जब इंटीग्रेशन करा तो माइनस का log a माइनस एक्स आ चुका है। फिर उसके बाद में k1 dt का इंटीग्रेशन करा तो क्या मिल जाएगा, k1t मिल जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या करा था, लिमिट रखी, अपर लिमिट माइनस यहां लोअर लिमिट, फिर उसके बाद में भी यही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व करा, ये वाली वैल्यू आई, फिर सॉल्व करा, ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां तक हमारी गाड़ी पहुंच गई है। पर अब आती है समस्या।
समस्या यह है कि ये जो वैल्यू है ये log टू दी बेस e को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जो आपके पास लॉग टेबल होती है वो बेस 10 के लिए होती है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान रखना जरा इस बात को। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब कभी भी बेस e से बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है तो 2.303 का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, 2.303 ln बन जाएगा log टू दी बेस 10। एक मिनट जरा इसे हल्का सा इरेज कर दें, हां ये हो गया, ये बन जाएगा log टू दी बेस 10 a अपॉन में a माइनस x इज इक्वल टू K1 t। ठीक है, ये बन जाएगा। और K1 की वैल्यू निकालना चाहो तो जस्ट सिंपली t को क्या कर दो, इसके अपॉन में लेकर आ जाओ, तो भी आपके पास में ये वैल्यू बन जाएगी। क्लियर हो गई ना बात, इजी है हमारे पास में। बस ये ध्यान रखना 2.303 का मल्टीप्लाई आएगा जब इस ln को log टू दी बेस 10 में आपको क्या करना रहेगा, कन्वर्ट करना रहेगा। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन आपके पास में आता है। अब आती है मेन कहानी, यहां पे आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि यहां पर मैं ये बोलता हूं A इज इक्वल टू क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट A का। तो A को कई जगह पर आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, A नॉट, मतलब ये इनिशियल की बात करता है। सबसे शुरुआत में रिएक्टेंट कितना था, A, फिर समय जब उसमें बीता तो जो आपका A माइनस एक्स है वो कितना बन चुका है अब, ऐसा। ठीक है, अरे यार ये सिलेक्ट होता है फिर बार बार अलग हट जाता है। A माइनस एक्स इज इक्वल टू A। और कई जगहों पर क्या होता है, ये वाली जो पोजीशन अचीव हुई थी A माइनस एक्स वाली, वो कितने समय में अचीव हुई है, टाइम t पर अचीव होती, इस वजह से ऐसी कहानी हो जाती है। तो यही का यही डेरिवेशन आपको, या यही का यही एक्सप्रेशन आपको ऐसे भी देखने को मिलता है, 2.303 बाई टी log टू दी बेस 10, और साथ ही साथ में आपको देखने को मिलेगा यहां पे A नॉट बाय AT इज इक्वल टू K1। ठीक है, ये ऐसा भी आपको कई बार देखने को मिल जाएगा। सो कंफ्यूज मत होना, सिर्फ लिखने की बात अलग होती है। यहां पे लिखते समय क्या होता है कि वेरिएबल्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, अदरवाइज जो एक्सप्रेशन होता है वो हमेशा सेम रहेगा। तो इस तरह से ये कहानी यहां पे चलती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब जरा ग्राफ पे ध्यान दो, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे क्या होगा, समय आपका बीतता जाएगा, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या होते जाता है, कम होते जाता है। तभी तो ये वाली कहानी बना के रखी हुई है, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे कंसंट्रेशन कम होता चले गया। और यार थोड़ा सा अगर मैं मैथमेटिक्स बढ़ा दूं चल जाएगा क्या, ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ा दिया जाए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स से मतलब क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पढ़ा दिया जाए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन अगर बता देता हूं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो जो ये एक्सप्रेशन आपने बना के रखा हुआ है ना, तो ये एक्सप्रेशन उसी से बना के रखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से बना दिया जाता है। और उसी की वजह से क्या होता है, ये ग्राफ इस तरह से हमारे पास में चलता है, क्योंकि यहां क्या होता है, जैसे जैसे आप समय बढ़ाते जाओगे तो जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वैसा ड्रॉप होते चले जाता है। और बड़ी बात यह है कि ये वाली जो इक्वेशन है ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को फॉलो करती है ना, तो ये क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, इसलिए वजह से ये स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अभी भी यहां पर और भी चीजें मैं समझाऊंगा, क्योंकि अभी ग्राफ एक्सप्लेन करूंगा ना तो उसमें बताऊंगा कि ये इक्वेशन पे भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो लॉग है वो बेस 10 बन जाए। बिना बेस 10 बने यहां पर आपको ये स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ नहीं मिल सकता। अगर आप एक्सपोनेंशियल सीरीज पे जाओगे तो आपको कर्व ग्राफ मिलेगा। अभी आऊंगा मैं, उस ग्राफ पे भी आऊंगा, बस इतना समझ लो अभी कि आपके पास में जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे रिएक्टेंट कम होते चले जाएगा, इस वजह से ये ग्राफ बनाया जा रहा है। क्लियर हो गई बात, इजी है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
अब देखो यहां पर आपको बता के रखा है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड में देखो क्या कहानी बताई है, अभी हम लोगों ने ये इक्वेशन डिराइव करी थी ln a0 बाय at इज इक्वल टू k1t। ठीक है, अभी इक्वेशन डिराइव करी थी हमने। अब जो आपने यहां पे इक्वेशन डिराइव करी है उसके रिगार्डिंग कहानी क्या होती है जरा समझना। ठीक है, इजी है, बड़ा आसानी से क्लियर हो जाएगा। हम लोगों ने ये बोला था कि जो a0 है ये क्या है, ये है हमारे पास में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज ए। उसके बाद में जो AT है वो क्या है, अरे यार यहां पर ये है फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, दैट इज ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, a माइनस एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। और ये इक्वेशन कहां से आई थी कि a नाम का कोई रिएक्टेंट है जिससे कोई प्रोडक्ट बन रहा था, जब समय t इज इक्वल टू 0 था तो ये हमारे पास में कितना था a और ये कितना था हमारे पास में 0। अगर हाफ लाइफ पीरियड की बात की जाए तो हाफ लाइफ हम लोगों ने पहले भी समझा था कि वो समय जिस समय पे कोई रिएक्शन आधी हो जाए। रिएक्शन आधी होना मतलब क्या कि इसका जो कंसंट्रेशन है वो हाफ हो जाए। ठीक है, क्या बोला, दोबारा से मैं रिपीट करता हूं कि हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है कि वो टाइम इंटरवल जिस टाइम इंटरवल पर रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए। ठीक है, कोई रिएक्शन चल रही है, मेरे पास में 1 किलो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, अब मैंने क्या करा, उस रिएक्शन को स्टार्ट करा, तो जिस समय पर वो 1 किलो रिएक्टेंट 500 ग्राम में कन्वर्ट हो गया या फिर 500 ग्राम बचा रह गया, तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है, हाफ लाइफ पीरियड कहा जाता है। तो अब मैं बोलूंगा हाफ लाइफ पीरियड में समय क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू हो जाएगा T हाफ। अब ये रिएक्टेंट भी आधा बच जाएगा और प्रोडक्ट भी आधा बच जाएगा। समझ में आई बात, रिएक्टेंट भी आधा बच गया, प्रोडक्ट भी आधा बच गया। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं क्या कि जब कभी भी, ठीक है, इसको मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं, ये सिचुएशन हमने बनाई हाफ लाइफ पीरियड के लिए, तो हाफ लाइफ पीरियड में क्या बोला जाएगा, जब हाफ लाइफ पीरियड अचीव होगा तो टाइम टी जो है वो टी 1/2 हो जाएगा। साथ ही साथ में जो आपका कंसंट्रेशन होगा AT वो कितना हो जाएगा, A/2। जबकि आपका इनिशियल कंसंट्रेशन अभी भी कितना है, इनिशियल कंसंट्रेशन तो अभी भी A ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन आधी कंप्लीट हो गई। इस वैल्यू को उठाकर सीधा यहां पे रख दो, जैसे ही आप यहां पे रखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ln ऑफ A अपॉन में A/2 और क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू K1 और T 1/2। ठीक है, ये कहानी मिल जाएगी। ln है तो ln से इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, वो 2.303 वाले में, तो क्या मिल जाएगा 2.303 और हो जाएगा ये log टू दी बेस 10। ये वाले ए से ये वाला ए कैंसल, 2 आ जाएगा ऊपर, यहां आ गया 2, यहां पर आ जाएगा K1 और यहां पर आ जाएगा T हाफ। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, T हाफ की वैल्यू चाहिए। तो T हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो पूरा सॉल्व करने पर T हाफ इज इक्वल टू निकलेगा 0.693 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास में K, और K क्या है हमारे पास में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चल रहा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट था ये है, तो ये लीजिए, ये हो गया हमारे पास में सॉल्व। अब देखो इसी के रिगार्डिंग ग्राफ बना दिया। कैसे ग्राफ बना दिया, जब आप हाफ लाइफ पीरियड को चेक करोगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो देखो यहां इस समय पे क्या कंसंट्रेशन की कोई टर्म दिखाई दे रही है, बोलो क्या कोई कंसंट्रेशन की टर्म दिखाई दे रही जिसको मोल पर लीटर बना सकूं, नहीं दिखाई दे रही है। दैट मींस क्या कि जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो
कंसंट्रेशन से क्या है, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ा लो पर हाफ लाइफ पीरियड क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इसीलिए वहां पर आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन दिखाई दी, दोनों पैरेलल हो गए, एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए आप लोगों को यहां पे ये एक्सप्रेशन ऐसा दिखाई देता है। क्लियर हो गई बात, इजी है ना। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास में हाफ लाइफ पीरियड। वापस से देख लो क्या करके रखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके पास में हाफ लाइफ पीरियड के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये फॉर्मूला होता है ln ऑफ a नॉट बाय at इज इक्वल टू k1t। रिएक्शन क्या चल रही है, a से p बन रहा है। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो रिएक्टेंट कितना था a, प्रोडक्ट कितना था 0। जब टाइम t हाफ हुआ तो क्या बना a बाय 2। और जब हाफ लाइफ पीरियड होता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं 50-50% हो जाते हैं, ये 50% ये 50%। फिर क्या कहानी हुई, ए नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन था जिसको ए नाम दिया, एटी फाइनल कंसेंट्रेशन था आफ्टर टाइम टी तो उसको ए माइनस एक्स बोला। जब ये हाफ लाइफ को अचीव करेगा तो टाइम टी हो जाएगा टी 1/2, एटी की वैल्यू हो जाएगी a/2। इनिशियल कंसेंट्रेशन अभी भी ए है, जस्ट सिंपली सारी वैल्यू को पुट करो, 2.303 वैल्यू रखो, वैल्यू रखने के बाद में क्या आ जाएगा, टी हाफ आ जाएगा और ये बस हाफ लाइफ पीरियड हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, इजी है ना। चलो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक, चलिए इसे भी अब कर दिया हमने इरेज, बढ़ते हैं आगे। अब ये वाला पॉइंट भयंकर ही समझने वाला है, इसको समझ गए तो देखना मजा आ जाएगा और बहुत ही बढ़िया बात बताऊंगा इसके अंदर, समझना। ठीक है, T 100% कंप्लीशन की बात करता है, ln ऑफ A अपॉन में AT, अच्छा इधर नॉट चल रहा था, इज इक्वल टू K1T। ये कहानी चल रही है अपने पास में। ठीक है, अब इसमें भी आप बोलते हो कि चलो लॉग लगाते हैं, 2.303 log to the base 10 a नॉट बाय 80। ठीक है, ये चल गया हमारे पास में। अब देखो यहां पे आपके पास आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैसा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जरा समझना। 100% कंप्लीशन का मतलब क्या हो जाएगा, बताओ। 100% कंप्लीशन का मतलब क्या हो जाएगा, अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट ए से प्रोडक्ट पी बन रहा है तो इस सिचुएशन पे क्या होना, इस सिचुएशन पे आपके पास में इनिशियली ये ए था और ये कितना था हमारे पास में 0, पर मैं ये बोलता हूं ये शुरुआती t इज इक्वल टू 0 पे था। पर अगर ये रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाती है तो इसका मतलब रिएक्टेंट हो जाएगा 0 और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा a। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई बढ़िया तरीके से ये बात। 100% कंप्लीशन वाली, 100% कंप्लीशन वाले में क्या होता है, a से 0 बना देते हैं, 0 से a बन जाता है, ये होती है कहानी। ठीक है, अब आप देखो अगर ये सिचुएशन हुई तो मैं यहां पे क्या अब ये एज्यूम कर लूं कि यहां इनिशियल कंसंट्रेशन a नॉट तो अभी भी a है, बट जो यहां पर फाइनल कंसंट्रेशन था आफ्टर 100% कंप्लीशन वो कितना हो गया, 0। ठीक है, अब यहां इस वैल्यू को मैं करता हूं सब्स्टिट्यूट तो क्या आएगा, 2.303 बाय K1 log टू दी बेस 10 और साथ ही साथ में क्या चल रहा था, a अपॉन में 0 विच इज इक्वल टू T 100%। कर लो सॉल्व, 0 आ गया, 0 सारे गणित बिगाड़ देता है। तो यहां पे जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका T 100% कितना आ जाएगा, T 100% आ जाएगा आपके पास में इंफिनिटी। और जैसे ही T 100% आपके पास में इंफिनिटी आ गया तो समझ में आई बात कि क्या हुआ है, समय के साथ
क्या हुआ है यहां पे, देखो जरा, समय इनफाइनाइट हो गया, और जैसे ही समय इनफाइनाइट हो गया तो फिर कोई लिमिट नहीं बची है। कोई लिमिट नहीं बची कि 30 मिनट पूरे होने वाले हैं, या कोई लिमिट नहीं बची हुई है कि 40 मिनट पूरे होने वाले हैं। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक, अब देखो इनफाइनाइट यहां पे हो गया, तो यहां से अब मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर कोई मुझसे पूछे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितने समय में 100% पूरी हो जाएगी, तो क्या बोलोगे कि सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को पूरा होने में इनफाइनाइट समय लगता है। और अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को पूरा होने में इनफाइनाइट समय लगता है, तो इसी से जुड़ी हुई एक बात जो मैंने बोली थी सबसे पहले शुरू में बताऊंगा, इंटरेस्टिंग पॉइंट, वो अब मैं बताता हूं। ठीक है, सभी ने नाम सुन के रखा हिरोशिमा नागासाकी का, ठीक है, सुना है, सबको पता है वहां पे क्या हुआ है। इसके अलावा तुम में से कितने लोग हो जिन्होंने मंगोलिया का नाम सुन के रखा हुआ है? चाइना और रशिया के बीच में एक कंट्री आती है मंगोलिया। अब मंगोलिया जो है ना, वहां पे इतना ज्यादा कुछ खेती वगैरह भी नहीं होती है, या बोला जाए कि वहां पे इतना कुछ ज्यादा होता नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेस वगैरह भी नहीं है, पथरीला एरिया है। मंगोलिया वही है जहां से चंगेज खान आया था। चंगेज खान आया था, पूरी दुनिया में उसने क्या करा था, आतंक मचा के रख दिया था, परेशान करके रख दिया था। ठीक है, और क्या था उसका नाम, तैमूर ज़ेंग करके, तैमूर ज़ेंग की तैमूर लैंग करके बोलते हैं हिस्ट्री में, उसका जो रियल नेम था ना तैमूर ज़ेंग, तैमूर लैंग। और उसी के कारण क्या हुआ था, ये अभी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, क्योंकि वो सैफ अली और करीना का जो बच्चा है, ठीक है, उसका नाम भी तैमूर रखा हुआ है। तो ये जो तैमूर ज़ेंग हुआ था ना नाम, तो वो चंगेज खान का ही नाम था, ओरिजिनल नाम था उसका। ठीक है, चलो कहां पहुंच गए यार, अभी मैं बताता हूं यहां पे। तो मंगोलिया के अंदर क्या होता है कि जब रशिया को कोई भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट करना होता है, तो रशिया इतना बड़ा वाला है, अपने आप पे टेस्ट नहीं करता, बोले मेरे घर की जमीन खराब नहीं करूंगा। तो रशिया ने जितने भी टेस्ट करे हैं, तो जो मंगोलिया के रेतीले एरिया होते हैं, जो रेगिस्तान वाले एरिया होते हैं, तो वहां पर इस टेस्ट को उन्होंने परफॉर्म करा है। ठीक है, यह टेस्ट को परफॉर्म करा था कब, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि रशिया के पास में उस टाइम पर हथियार नहीं थे। जापान ने जैसे जापान ने से पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक करा था यूएसए के, फिर यूएसए ने बदले में वहां पे फिर हिरोशिमा और नागासाकी को उड़ा दिया था। ठीक है, इससे भी अच्छा मुझे याद आया, यूएसए वाले बहुत बड़े बनते हैं। यूएसए वाले से बताते हैं कि दुनिया पे कोई भी मुसीबत आएगी तो सबसे पहले सारे सुपर हीरो यूएसए से ही निकलेंगे, पर यूएसए वालों ने ही पूरी दुनिया की नाक में दम करके रखा हुआ है। जितनी भी लड़ाई हुई है, जितना भी कुछ हुआ है, सभी उन लोगों ने करके रखा हुआ है। पर खैर ठीक है, वो एक पॉलिटिकल इश्यू रहता है। यहां पर बताने का बस रीजन ये है कि रशिया ने जब मंगोलिया के ऊपर इतने सारे न्यूक्लियर टेस्ट करे हैं, तो जिस जिस जगहों पर न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं, वहां पे अभी भी वो पूरी सॉइल या वो पूरा जो एरिया है वो अभी भी रेडियो एक्टिव है। ठीक है, वो एरिया अभी भी रेडियो एक्टिव है। वहां पर अगर आप जाओगे, उस रेडिएशन के कांटेक्ट में आते हो ना, तो अभी भी डिजीज होने के चांसेस होते हैं, लोगों को डिजीज हो जाते हैं, लोगों को बीमारियां हो जाती है, जैसे जापान में हुआ था। जापान में क्या है, अभी भी लोगों के जो आने वाली पीढ़ियां होती हैं, अभी तक कई पीढ़ियों तक क्या होता है, बच्चे डिफॉर्म पैदा हो रहे हैं वहां पे, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी वहां पर बहुत ज्यादा फैली थी। ठीक है, अब बात आती कि सर आपने यहां पर यह वर्ड क्यों निकाला। यह वर्ड मैंने इसलिए यहां पर यूज करा है क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, तो रेडियो एक्टिव रिएक्शन भी क्या करती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है। ध्यान रखना, क्या मैं यहां पे बोल रहा हूं कि जो रेडियो एक्टिविटी होती है, ठीक है, जो रेडियो एक्टिविटी होती है, यह क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। अब अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो मेरे को पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम तक चलती है, और अगर ये इनफाइनाइट टाइम तक चलती है, तभी तुम लोगों को आज तक ये रिजल्ट देखने को मिलेगा कि जहां जहां पर भी ये आपने एटम बम या न्यूक्लियर बम के टेस्ट करे हैं, वहां पर अभी तक रेडियो एक्टिविटी बनी हुई है। क्योंकि अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होती ना, तो रेडियो एक्टिविटी खत्म हो जाती, पर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनफाइनाइट समय तक चलती रहती है, और ये जो इनफाइनाइट समय तक चलती रहती है, उसी के कारण ही एक और चीज की जाती है, दैट इज कार्बन डेटिंग। C14 पता है ना,
जितने भी पुराने पुराने जो डायनासोर वगैरह थे, इतने साल पुराने उतने साल पुराने, उनके बारे में जो जानकारी निकालते हैं वो भी इसी वजह से निकाली जाती है, क्योंकि ये भी कार्बन डेटिंग में जो C14 यूज होता है वो भी रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव कंपाउंड का जो रेडियो एक्टिव डीके होता है ये कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इनफाइनाइट टाइम तक चलते जा रहा है, तो आने वाले इनफाइनाइट समय तक ये लगातार चलता रहेगा। ठीक है, ये कहानी होती है, इसलिए ध्यान रखना रेडियो एक्टिविटी, या फिर इसको एक नाम और दिया जाता है रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके जो होता है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इनफाइनाइट समय तक चलता रहता है, रुकेगा नहीं, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। ठीक, तो क्लियर हो गई बात, ध्यान रखना इस पॉइंट को। एक्चुअली में होता क्या है ना कि इतना ये बताने का मेन रीजन ये है क्योंकि ये चीज मैं भुगत चुका हूं मेरे साथ। जब मैं एग्जामिनेशन दे रहा था तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि स्कूल वगैरह में मुझको सिर्फ इतना बता दिया था कि बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ लेना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ लेना, डेरिवेशन उनका करवा दिया था। ठीक है, फिर जब एग्जामिनेशन में बैठे, एग्जामिनेशन में केस दे दिए कि बोले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताओ कि 100% कंप्लीशन होने पे टाइम क्या लगेगा, या फिर ये बताओ जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो रहेगा उसका 3/4 होता है या 25% होता है, तो उसके लिए एक्सप्रेशन क्या रहेगा। तो इस तरह से केसेस लगातार आगे बनते जाते हैं, इस वजह से इनको पढ़ाना जरूरी है। तुम लोग कैसा लग रहा होगा सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, तो ये पढ़ाना जरूरी होता है क्योंकि बुक्स में क्या होता है, एक लाइन में कहानी को खत्म कर देते हैं, एक लाइन में लिख देते हैं इतना होगा, एक लाइन में लिख देते हैं इतना होगा, पर उस लाइन के ऊपर ही कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि उसको एक्सप्लेन करो। जैसे ये क्या है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की प्रॉपर्टी है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 100% कब कंप्लीट होती है, तो वहां लिख देंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में इनफाइनाइट समय लगता है। एक लाइन लिख दिया, बोल देंगे बताओ एग्जामिनेशन में ऐसा क्यों हुआ, तो वो बताना पड़ेगा और उसको बताने के लिए फिर ये ऐसा कुछ करके दिखाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात, इजी है। चलो तो इसी बात पे फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ठीक, चलिए इसे कर देते हैं इरेज, बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहां पे कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब जैसे क्या बोल के रखा है, LNCT वर्सेस T। अब देखो LNCT कोई अलग चीज नहीं है, वही आपके पास में कंसंट्रेशन है। ठीक है, आफ्टर टाइम T, तो यहां पे कंसंट्रेशन को और ज्यादा अच्छी तरीके से याद हो जाए इसलिए C लिख दिया, कोई टेंशन नहीं लेना। यहां पर क्या होगा, वही पुरानी वाली बात है कि जो हम लोगों ने लिखा था ना कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T, तो उसको ही यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर दिया हम लोगों ने, CT रिप्रेजेंट कर दिया, बस इतना इजी सा ही है। अब देखो हमारे पास में जो डेरिवेशन चल रहा था वो क्या चल रहा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, अरे ढंग से बन जाइए, ये चल रहा था मेरे पास में ln A0 by AT विच इज इक्वल टू K1T। ठीक है, ये चल रहा था हमारे पास में। अब देखो ये इजी इजी सा है, ln वाला हमारे पास में हो गया, K1T हमारे पास हो गया। अब यहां पर मैंने क्या बोल के रखा हुआ था कि जस्ट सिंपली जो A0 और AT है ना, इसको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया है कंसंट्रेशन की टर्म C से, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ln C0 बाय CT। ठीक है, ये करके रख दिया है। तो बस अब इसी के लिए हम वैल्यू निकाल देते हैं। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो log m बाय n क्या हो जाता है, log m माइनस log n। तो यहां पे जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, log m माइनस log n इज इक्वल टू K1T, ऐसा कुछ बन जाएगा। इस वैल्यू को उठाकर वहां लेकर जाते हैं, सीधा सा इसको रीअरेंज करा है, तो माइनस वाली टर्म उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस, तो ln CT इज इक्वल टू, ये प्लस वाली टर्म जब इधर आएगी तो हो जाएगी माइनस ln C0 माइनस का K1T। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जैसे ही ये इक्वेशन मिली, इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c से हम लोग क्या कर देंगे, यहां पे कंपेयर कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास में mx और ये हो जाएगा c। ठीक है, जब y इज इक्वल टू mx प्लस c से मैंने इसे कंपेयर करा तो यहां पर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ln CT और m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का K1,
m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का k1, और जो आपके पास में c नॉट है वो क्या हो जाए, सॉरी सी 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 c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln c नॉट। और यहां पे c किसको रिप्रेजेंट करता है, C रिप्रेजेंट करता है इंटरसेप्ट को। इंटरसेप्ट मतलब क्या, कि जहां पर कट लगा हुआ है, तो बस इतनी सी कहानी है। अब देखो यहां पर M ने क्या रिप्रेजेंट करा है, M ने रिप्रेजेंट करा है स्लोप, और ये जो स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव होने की वजह से ये लाइन कैसी जा रही है, ऐसे। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव होती तो ये लाइन कैसे जाती, ऐसे इंक्रीजिंग में जाती। अभी कहां से जा रही है, ये डिक्रीजिंग में जा रही है। क्लियर हो गया ना, इजी है। तो ये देखो, ये रही हमारे पास में y एक्सिस, ये रही हमारे पास में x एक्सिस, ठीक है। अच्छा मैंने ये नहीं लिखा ना, तो ये भी लिख देता हूं कि x को कंपैरिजन में किसके लेकर आए हम लोग, t। तो y एक्सिस हो गया है, x एक्सिस हो गया है। इसके बाद में ये जो आपके पास में स्लोप बना हुआ है, ये स्लोप क्या हो जाएगा, -k1, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास में, ऐसा नीचे जा रहा था। अब बात करते हैं इंटरसेप्ट क्या होगा। तो इंटरसेप्ट का मतलब होता है ये लाइन जहां पर इसे ये काट रही है, ठीक है, इस पॉइंट पर काट रही है। तो इस पॉइंट पर जब इसने काटा तो यहां इंटरसेप्ट क्या बन गया है मेरे पास में, ln c नॉट बन गया है, ठीक है, या log c नॉट बन गया। तो इस तरह से पूरा ग्राफ डिफाइन करना है। मैं अभी भी बोल दे रहा हूं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो बड़ी समस्या आती है इस चीज को समझने के लिए, और सिर्फ मैं ही आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं कि भाई इतना ज्यादा आपको मैथमेटिक्स यहां पे भी लगता है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, बोल दिया जाएगा अरे बेटा रट्टा मार लो, यहां से ऐसी लाइन नीचे जा रही है, ये हो गया वो हो गया, खत्म हो गई बात। ना 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 ना, अगर ग्राफ बना है तो उस ग्राफ के बनते समय पता भी होना चाहिए कि कौन सी टर्म कहां से आई है, क्यों ये वैल्यू पॉजिटिव है, क्यों नेगेटिव है, ग्राफ ऐसा क्यों गया, ग्राफ ऐसा क्यों गया। अब एक और बहुत शानदार बात बताता हूं, ध्यान दो। जब ये ग्राफ बनाओगे ना, तो यहां से जो तुमने ऐसा स्लोप वाली लाइन को ड्रॉ करा है, इसको कभी भी पूरा मत बनाना, यहां पे गैप रखना, ठीक है। पूरा मत बनाना, गैप रखना। गैप क्यों रखना, कुछ याद आया? अभी थोड़ी देर मैंने पहले क्या बताया था कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती है। अगर आपने ये स्लोप को यहां पर मिक्स कर दिया या इसको यहां पर टच कर दिया तो यह बता देगा कि रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गई है। जबकि मैंने क्या बताया था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेडियोएक्टिव डीके कभी भी 100% नहीं होता है। तो अगली बार से जब कभी भी एग्जामिनेशन में इस ग्राफ को तुम लोगों ने ड्रॉ करा तो याद रखना इसको पूरा टच नहीं करना है, थोड़ा सा यहां पे गैप को छोड़ देना है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। ग्राफ को हवाबाजी में मत लेना, कई बार इसी पे ही नंबर काट लिए जाते हैं। तुम वहां पर खुश खुश होके जाओगे, अरे सिंपल सा ग्राफ है, आपने ये बनाया, ये लाइन खींची स्केल से, ये लाइन खींची स्केल से, और आपने ये यूं कर दिया, ये लो, बोले बन गया सर ग्राफ। और जैसे ही आपने ऐसा ग्राफ बनाया और ऐसा ग्राफ बनाते टाइम पर आपने यहां से यहां पर इसको टच कर दिया और टच करने के बाद में बोल दिया कि हमको तो अब पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो वहीं आपका जब एग्जामिनर ने कॉपी को चेक करा और बोला अच्छा इसने लाइन टच कर दी, कैंसिल कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा। और कैंसिल कर दोगे फिर नंबर नहीं मिलेंगे उसके, क्योंकि आपने क्या गलती करी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपने उसको 100% कंप्लीट करवा दिया, पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होती है। क्लियर हुई बात, इजी है ना। चलो फटाफट अब इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला ग्राफ है टी हाफ वर्सेस ए। टी हाफ वर्सेस ए मतलब क्या, वही हाफ लाइफ पीरियड वाला ही है और कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं है। आप लोगों ने अभी देखा था डेरिवेशन जब हम लोगों ने करा था, तो टी हाफ की वैल्यू कितनी आई थी, 0.693 बाय K1। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसलिए K1, यहां पर कंसंट्रेशन आया ही नहीं है तो कंसंट्रेशन की टर्म का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसी वजह से जो हाफ लाइफ पीरियड का टाइम होता है वो कंसंट्रेशन से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए दोनों ऐसी पैरेलल लाइन को शो कर रहे हैं और गाड़ी आगे बढ़ती चली जा रही है। क्लियर हो गई बात, इजी है। चलो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब देखो, अब आएगी मेन चीज।
सीटी वर्सेस टी एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है। अब सीटी वर्सेस टी एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे बनेगा जरा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुमने देखा होगा ये ग्राफ कर्व पे जा रहा है, इसके पहले जो ग्राफ था वो स्ट्रेट लाइन पर गया था, अब ये जो ग्राफ है वो कहां जा रहा है, कर्व पर जा रहा है। अब देखो ये कर्व का मैटर कहां से आता है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको बनाता हूं ln, एक सेकेंड, हां अरे यार ये एक तो इरेजर ही नहीं आता है, ln C नॉट बाय सी टी इज इक्वल टू K1T, ठीक है। ये तो अब समझ में आ गया ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में फाइनल कंसंट्रेशन लॉग की टर्म में, ठीक है। अगर मैं इसको इन्वर्ट कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ln CT बाय C नॉट, और जब आप इसको, अरे अच्छे से क्यों नहीं बन रहा यार, ln CT बाय C नॉट, और जब आप इसको इन्वर्ट करोगे ना तो साइन कैसा आ जाएगा हमारे पास में, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस का साइन आ गया, और साथ ही साथ में क्या चल रहा है हमारे पास में, K1T एज इट इज चल रहा है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था, ये जो ln होता है एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट करता है log टू दी बेस e को, ठीक है। अगर ये log टू दी बेस e है और मैंने इस माइनस साइन को यहां लेकर गया तो फॉर्मूला क्या बन गया, log टू दी बेस e ct बाय C नॉट विच इज इक्वल टू माइनस का K1T, ठीक है। log e को उठाकर जब यहां लेकर जाओगे तो क्या मिलेगा, Ct बाय C नॉट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस का K1T, ठीक है। ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, Ct इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस का K1T इंटू C नॉट, ठीक है। ये कंडीशन बन गई। अब देखो यहां पर E आ गया, E क्या होता है, एक एक्सपोनेंशियल सीरीज होता है। ये जो एक्सपोनेंशियल सीरीज वाली जब आपके पास टर्म आती है ना तो अब स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट खत्म, ये स्ट्रेट लाइन हो गई गायब। तो इसी वजह से जब आप log टू द बेस E वाली टर्म को ऐसे एक्सपोनेंशियल टर्म में कन्वर्ट करोगे तो जो आपके पास ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, एक सीरीज में, एक सीक्वेंस में। तो इस तरह से ये ग्राफ कैसा बन रहा है, एक कर्व ग्राफ बन रहा है। और इसमें भी खास बात क्या, यहां पर अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये जो कर्व का लास्ट पॉइंट है ये मैंने यहां पे इस y एक्सिस के साथ में मर्ज नहीं करके रखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, टाइम, और ये क्या है हमारे पास में, सिटी। ये कर्व को देखो यहां मर्ज नहीं करा है, क्योंकि अगर मैंने इसे मर्ज कर दिया होता तो ये फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं रहती, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये बोलती है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती है। सो फॉर दैट रीजन ये ग्राफ इस तरह से यहां पे बना हुआ है। क्लियर हो गई बात, इजी है। चलो देखा, तुम लोग मैथ्स के अंदर जो ग्राफ पढ़ते हो ना तो वहां पे तो तुम सिर्फ वैल्यू निकालने के लिए पढ़ लेते हो कि हां देखो यहां पे वैल्यू निकालना है, यहां पे उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। और केमिस्ट्री में अब देखो वहां पे आपको बताया गया कि जो आप लोगों ने प्रैक्टिकली रीडिंग निकाली है तो उस रीडिंग के रिगार्डिंग ध्यान रखना कि ग्राफ को कब यहां पर पूरा बनाना है, कब अधूरा छोड़ देना है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, सब आपस में डिपेंडेंट होते हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो। हर कोई बोलता है कि भैया हमारा सब्जेक्ट बड़ा, हमारा सब्जेक्ट बड़ा, हमारा सब्जेक्ट बड़ा, हमारे सब्जेक्ट के बिना ये नहीं होता, हमारे सब्जेक्ट के बिना वो नहीं होता, ठीक है। पर सच्ची बात यह है कि यार सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब सभी चीजें कलेक्टिवली एक जगह आएगी ना तभी जाके ये जो लाइफ की गाड़ी है वो आगे बढ़ पाती है, ठीक है। इंडिविजुअल प्रयास से कोई जीत नहीं सकता है। क्लियर हो गई बात, इजी है। चलो फटाफट अब इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए इसे भी कर देते हैं इरेज, बढ़ते हैं आगे। अब देखो कुछ एग्जाम्पल देके रखे हुए हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। ये तो देखो देखने से दिखाई दे रहा है हमें। आपके पास में क्या है, पेरोक्साइड H2O2। H2O2 वाटर के मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाता है।
तो यहां पर क्या हो गया, ये वैल्यू हमारे पास हो गई 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कुछ बताया था मैंने, डायरेक्ट रिएक्शंस भी होती है, जैसे HNO3। HNO3 क्या होता है, भले ही यहां पे 2 लेके रखा है पर वो उसकी वैलेंसी को मैच करने के लिए लेके रखा है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ताकि ये इक्वेशन बैलेंस हो सके। बट जब नाइट्रिक एसिड ब्रेक होता है, HNO3 ब्रेक होता है, तो वो एक बार में एक मॉलिक्यूल ही ब्रेक होता है, 2 मॉलिक्यूल साथ में जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ यार रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लिखा है और कुछ ना है, तो इस वजह से ये। अब यहां पर N2O5 से क्या बन रहा है, 2NO2 एंड हाफ O2 बन रहा है। तो इन तीनों का एक कलेक्टिव रीजन या कलेक्टिव हमें कंक्लूजन ये निकल कर दिखाई देता है, जो भी डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है, डीकंपोजिशन रिएक्शन मतलब क्या, कि एक मॉलिक्यूल टूटेगा, टूटकर और मॉलिक्यूल्स को बनाएगा। तो जो भी डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है वो क्या यहां पर होने वाली है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हो गई बात, इजी है। चलो अब जरा इसका भी स्क्रीनशॉट लो। चलिए तो इसे भी इरेज करते हैं, बढ़ते हैं आगे। अगला देखे रखा है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब देखो यहां यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या है, अगर आपने ये वाला फॉर्मूला ध्यान रख लिया तो सभी के लिए यूनिट निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन में यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन की पावर n-1 इंटू टाइम इनवर्स, ठीक है, ये देके रखा हुआ है। अब जैसे ये फॉर्मूला देके रखा हुआ है जहां n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो सिंपली अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या करना पड़ जाता, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको लिखना पड़ता n इज इक्वल टू 1, और जैसे ही आप n इज इक्वल टू 1 यहां पर रखते तो वैल्यू क्या आ जाती हमारे पास में, वैल्यू आ जाती लीटर पर मोल, और यह होता 1 इंटू टाइम का इनवर्स, ठीक है, ये कहानी हो जाती। 1 - 1 क्या होता है, 0, किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 हो जाए तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो यूनिट होगी वो हो जाएगी टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स में देखो चाहे सेकंड इनवर्स ले लो या मिनट इनवर्स ले लो, आवर इनवर्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गई ना बात, इजी है। चलो तो फटाफट फिर इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से। क्वेश्चन बोलता है कि अगर टी हाफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 मिनट, कोई हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें टी हाफ कितना है, 60 मिनट, तो मैंने यहां पर लिख दिया टी हाफ इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है, ये लिख दिया। फिर बोलता है व्हाट परसेंटेज विल बी लेफ्ट आफ्टर 240 मिनट्स। कोई एक ऐसी रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ पीरियड 60 मिनट का है, तो अब आपको बताना है कि 240 मिनट के बाद में यहां पे कितना ये रिएक्टेंट बच जाएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखोगे तो यार सर ये तो बड़ा कठिन क्वेश्चन देकर रख दिया आपने। कोई रिएक्शन 60 मिनट में अगर आधी हो जा रही है तो बोले सर ज्यादा से ज्यादा उसको तो 100 मिनट लगेंगे, तो वो रिएक्शन तो 100% कंप्लीट हो जाएगी, पर आपने तो 240 मिनट गाड़ी भगा दी। अब क्या, ठीक है, ऐसे ही होगा ना, सबके मन में यही आएगा कि कोई रिएक्शन 60 मिनट में 50% हो जाती है तो वो अगले, वो तो और क्या बोलेंगे, देखो अच्छा पता इसमें है ना एक चीज रहती है, क्या चीज रहती है, एक तो हम लोग साइंस वाले जो रहते हैं ना बड़े बाल की खाल निकालते हैं। हम लोगों ने यहां देख लिया ना, हम लोग इस पे विश्वास नहीं करते हैं। अगर पता है साइंस स्ट्रीम की जगह कोई सी भी स्ट्रीम होती, मैं नाम नहीं लूंगा कौन सी स्ट्रीम होती, पर तुम लोग समझ जाना, ठीक है, अपन लोग के बीच की बात है, समझ जाना कौन सी स्ट्रीम होती। अगर वो स्ट्रीम वाले देखते ना तो क्या बोलते, अच्छा कोई एक रिएक्शन जो है वो 60 मिनट में आधी हो गई तो इसका मतलब यह होगा कि वो जो रिएक्शन होगी वो 120 मिनट में पूरी हो जाएगी, ठीक है, वो ये बोलेंगे। अब अगर वो ये बोलेंगे तो फिर हम लोग को तो हंसी आ जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ के रखा है कि जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होते जाता है वैसे वैसे क्या होते चले जाएगा, जो आपके पास में
टाइम सॉरी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या होती है, स्लो हो जाती है। पढ़ा था ना कि जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती जाती है, स्लो होती जाती है। और अगर ऐसा हो गया ना तो फिर यहां तो गणित ही बदल जाएंगे। इसीलिए यहां पे 240 मिनट लिख के रखा हुआ है कि कोई रिएक्शन शुरुआत में 60 मिनट में आधी तो हो गई पर उसकी स्पीड इतनी कम हो गई कि वो 240 मिनट तक भी पहुंच गए और उसके बाद में भी कुछ अमाउंट बचा हुआ है। ठीक है, क्लियर हुई बात, समझ में आया। अब देखो करते हैं इसको सॉल्व। यहां पे कहानी बस बड़ी सिंपल सी है कि अगर कोई रिएक्शन 60 मिनट में हो जाती है हाफ, तो अब मैं बताऊंगा एक बहुत ही शानदार सा फॉर्मूला। आपके पास में फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू A नॉट अपॉन में 2 टू द पावर m। ठीक है, यह फॉर्मूला याद रखना। अब इसका सिग्निफिकेंस भी बताता हूं। जहां पर m इज इक्वल टू है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, अरे यार ये ऐसा नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, ठीक है, HALF हाफ लाइफ्स। ठीक है, ये बता के रखा है। अब देखो ये फॉर्मूला यहां पर क्यों यूज हुआ है, क्योंकि यहां पे 240 मिनट में 60 मिनट 4 बार आए हैं। तो आप ये बोल सकते हो इस रिएक्शन में 4 बार हाफ लाइफ को अचीव करके रखा गया है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो मैं यहां पर ये बोलता हूं, पहले तो m की वैल्यू निकालता हूं। तो m की वैल्यू क्या निकलेगी, टोटल टाइम 240 मिनट्स डिवाइडेड बाय जो हाफ लाइफ अचीव करा था। तो टोटल कितनी बार हाफ लाइफ को अचीव करके रखा है, 4 बार इस हाफ लाइफ को अचीव करके रखा गया है। क्लियर हो गई बात, इजी है। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहां पर A और A नॉट के क्या सिग्निफिकेंस है, जरा उसे भी समझ लो। A इज इक्वल टू हमारे पास में होगा रिएक्टेंट लेफ्ट या रिएक्टेंट रिमेनिंग, जो भी कुछ आपके पास में रिएक्टेंट रिमेनिंग बच जाए या लेफ्ट ओवर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा A, और जो A नॉट है वो क्या हो जाएगा आपके पास में इनिशियल रिएक्टेंट। ठीक है, ये वाली कहानी हो जाएगी। अब देखो यहां अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं तो क्वेश्चन ने क्या बोला था, 240 मिनट बाद कितना परसेंट बच जाएगा, कितना बचेगा, इतना A बच जाएगा। अगर यहां पे ये A बच जाएगा तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो कैसे निकलेगी, इसको मैंने ऐसा का ऐसा ही रहने दिया। अब बात करता हूं A नॉट की। A नॉट क्या, इनिशियल रिएक्टेंट। इनिशियली रिएक्टेंट कितना था, पूरा का पूरा 100% था, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहां पे 100 लिख दिया। ठीक है, इनिशियली ये 100 था, अपॉन में हाफ लाइफ कितनी बार अचीव हुआ है, 2 टू द पावर यहां पे क्या आ जाएगा 4। m की वैल्यू निकाली थी ना 4, ये करा। जब इसको सॉल्व करते हो तो कितना आ गया 100/16, और सॉल्व करा तो कितना आ चुका है 6.25% आ चुका है। यही क्वेश्चन पता है आप वो लॉग वाला जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उससे भी कर सकते थे, पर वहां पर क्या होता, बहुत बहुत टेंशन होती यार, लॉग टेबल याद रखना, कैसे याद रखेंगे वैल्यू को, बड़ी दिक्कत होती है। तो इसीलिए यहां पे आप लोगों के सामने पेश है एक स्पेशल फॉर्मूला जो कि आपको यह बता देगा कि कितना लेफ्ट ओवर रिएक्टेंट यहां पे बचा हुआ है। तो कैसे बताया, A इज इक्वल टू A नॉट बाय 2 टू द पावर m, और m क्या होते हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ अचीव्ड, जितने भी हाफ लाइफ अचीव करे गए हैं ओवरऑल टाइम में। 240 मिनट था आपके पास ओवरऑल टाइम, जिसमें आपने बोल के रखा है 60 मिनट का हाफ लाइफ है, तो 4 बार हाफ लाइफ को अचीव करा गया। तो आपको सिंपली ये फॉर्मूला लगाना है, इनिशियली रिएक्टेंट 100% था, 100 डिवाइडेड बाय 16, कितना आंसर आ जाएगा 6.25। क्लियर हो गया, इजी है, बढ़िया सा, एक नंबर। तो चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका अब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
हैज अ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, इसका एक स्पेसिफिक रिएक्शन रेट है। देखो मेरी आदत तो पता है क्या होती है, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं ना तो मैं ना पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। मेरा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मालूम मेरे साथ में एक बड़ी खराबी है। क्या होता था जब शुरुआत में मैं पढ़ना चालू करा था, या जब मैंने शुरुआत में क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करा था, तो हर स्कूल में क्या बोलते थे कि बेटा जब भी आपको करना है ना क्वेश्चन सॉल्व, तो क्या करो, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। एक बार पढ़ लो समझ में नहीं आया, दो बार पढ़ लो समझ में नहीं आया, तीन बार पढ़ लो समझ में नहीं आया। फिर मैं बोलता था तो सर अगर समझ में मुझे 10 बार में नहीं आएगा तो क्या करूं, मैं पूरे टाइम पेपर ही पढ़ते रह जाऊं क्या? तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, तुम तो बेवकूफ हो, तुमको तो समझ में ही नहीं आता। बोले जिस व्यक्ति को 3 बार में समझ में नहीं आया तो उसको 10 बार में भी समझ में नहीं आया। मेरे को ऐसा बोल दिया था मेरे सर ने। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला मैं रुक जाओ सर बताता हूं, अभी क्लास चेंज कर लूंगा मेरे को नहीं पढ़ना आपसे करके। ठीक है, पर देखो वो समस्या तो बनी रही, क्योंकि मैं भी एक्चुअली शुरुआत मुझको भी दिक्कत होती थी, क्योंकि 10th तक मेरा हिंदी मीडियम था। फिर उसके बाद में 11th 12th में हम इंग्लिश मीडियम पे आ गए, क्योंकि ऑब्वियस बात है यार, यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं या जब भी वो करते हैं तो थोड़ा इंग्लिश मीडियम का क्रेज जो रहता है वो ज्यादा रहता है, सभी लोग उसमें ज्यादा क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो इस वजह से मुझे वहां पर शिफ्ट होना पड़ा। शुरुआत में दिक्कत होती थी, फिर बाद में मैं बहुत यूज टू हो गया। अब देखो मैंने कैसे यूज टू बनाया खुद को, मैं बताता हूं तुम लोगों को। मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता था तो मैं पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन सॉल्व करता था। कैसे? मैंने एक लाइन पढ़ी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ये लाइन पढ़ी जिससे मुझे पता चल गया कि मेरे पास में एक स्पेसिफिक रिएक्शन रेट के की वैल्यू आने वाली है 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इसको यहां पर हम ऐसा लिख देते हैं, सेकेंड को एस से रिप्रेजेंट करा है ना, सेकेंड इनवर्स। अब जैसे ही यहां पर मैंने ये यूनिट लिखी, मुझे क्लिक हो गया कि सेकेंड इनवर्स यूनिट जो होती है ये तो फर्स्ट ऑर्डर की होती है, और अगर ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की है तो कहीं ना कहीं सारे फॉर्मूले में फर्स्ट ऑर्डर के लगाऊंगा। ठीक है, ये एक लाइन से मुझे इतना डाटा मिल गया। अब मैं आगे वाली लाइन पे बढ़ता हूं। आगे वाली लाइन में लिखा हुआ है हाउ मच टाइम विल इट टेक। हाउ मच टाइम विल इट टेक मतलब ये कहीं ना कहीं मुझसे टाइम के बारे में पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा। फिर लिखा हुआ है फॉर 10 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट। आपके पास रिएक्टेंट कितना है? 10 ग्राम है। मतलब आपके पास में इनिशियली A0 कितना है? 10 ग्राम। फिर बोल के रखा है ऑफ द रिएक्टेंट, 10 ग्राम रिएक्टेंट को रिड्यूस करना है 2.5 ग्राम में। रिड्यूस करना है मतलब फाइनल कितना बच जाना चाहिए? फाइनल कंसंट्रेशन मेरे पास बचना चाहिए 2.5 ग्राम। ठीक है, इस तरह से करना आपसे क्वेश्चन सॉल्व। ट्राई करके देखना, और इस तरह से करने पर अगर फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए ना तो मेरा नाम बदल देना। ये इस तरह से क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे इजीली सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन की एक लाइन पढ़ो, जो डाटा दिखाई दिया जस्ट उसको लिख लो। अब ये डाटा दिखाई दिया तुमको, कहीं पर भी यहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना, जो लिखा है जस्ट सिंपली उसको यहां पे लिख दो। अब मैंने लिख दिया, मुझे पता चल गया ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मेरे पास के की वैल्यू है, टी की वैल्यू निकालनी है, A0 और AT भी मेरे पास में गिवन है। क्या करना है? सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है यार, और कुछ भी नहीं करना है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या बोलता है आपको? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूले में आपने देखा था K इज इक्वल टू 2.303 बाय T और log टू द बेस 10 A0 बाय AT। ठीक है, ये फॉर्मूला देख के रखा हुआ था। अब देखो कितना इजी हो गया क्वेश्चन। K की वैल्यू है, उठाकर यहां रख देते हैं, T को उठाकर यहां लेकर आते हैं। जैसे ही मैं T को उठाकर यहां लेकर आया, मेरे पास क्या हो गई वैल्यू? 2.303 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 10⁻³ ये हो गया। यहां चल रहा है log टू द बेस 10। A0 की वैल्यू कितनी है? 10 डिवाइडेड बाय कितना है? 2.5। ठीक है, ये सिचुएशन। अब ये 2.5 का क्या करना है? बचपन से सॉल्व करते आ रहे हैं, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ। 100/25 कितना हो जाएगा? हमारे पास में 4 हो जाएगा। तो अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, T इज इक्वल टू 2.303 इंटू 10⁻+3। नीचे वाली वैल्यू ना ऊपर चले जाएगी, और यहां पर क्या हो जाएगा? log टू द बेस 10 और यहां पर आ जाएगा
4। अच्छा 4 को हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, याद है कि नहीं, T इज इक्वल टू 2.303 और 10 टू द पावर 3 log टू द बेस 10 और 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा जा सकता है। और जैसे 2 बना दूं यार, नहीं तो तुम बोलोगे सर ये तो जेड जैसा दिख रहा है, ये लो भाई 2 बन गया, 2 टू दी पावर 2। अब यहां पे याद करो, एक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ के रखा हुआ है लॉग का बचपन में, कि लॉग m टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाता है, n log m, ये वाला फॉर्मूला हो जाता है। तो सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई करा, जैसे ही मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा, मेरे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आएगा t इज इक्वल टू 2.303 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 2 log टू द बेस 10 एंड 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, log 2 की वैल्यू जस्ट सिंपली प्लेस कर दो, 3 इज इक्वल टू 2.303 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 2 इंटू 0.3010। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा इन सभी को आप कैलकुलेट करोगे ना, तो टाइम जो आएगा वो अप्रोक्सीमेटली आएगा आपके पास में 1385 सेकेंड्स। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1385 सेकेंड्स, ये आपके पास में आ जाएगा टाइम, और यही रहेगा हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर हो गई बात। अब ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन आता है ना, पूरा पूरा सॉल्व करो, क्योंकि आप लोगों को ये स्टेप बाय स्टेप जब आप एक एक करके सॉल्व करते हो ना, तो इसके आपको प्रॉपर नंबर मिलते हैं। कहीं अगर तुम लोगों ने यहां पर कोई स्टेप खा दी या कुछ भी गड़बड़ी कर दी, तो एग्जामिनर तो बैठे ही हुए हैं आपके नंबर काटने के लिए। तो नंबर को कटने से बचाना है तो सिंपली इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। और ध्यान रखो, इस चैप्टर के जब कभी भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, तो पढ़ते पढ़ते जितना डाटा है सारा डाटा लिख दो, और एक बार जब सारा डाटा लिख जाएगा तो अपने आप आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो बस यहां पर वो फॉर्मूला कर दो अप्लाई, और फॉर्मूला अप्लाई करके कर दो सॉल्व। ये हो गया यहां पे क्लियर। ठीक है, इजी है। चलो फटाफट अब इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक, चलिए इसे भी कर देते हैं इरेज, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन नहीं है, यहां पे कुछ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन किया गया है। अब देखो ये होता क्या है। सबसे पहले क्या बोल के रखा है, पैरेलल रिएक्शन। थोड़ा समझ लो, क्योंकि क्या होता है, जो छोटी छोटी डेफिनेशंस होती है ना, तुम लोग को 2 नंबर या 3 नंबर में आ जाती है, या फिर कुछ एमसीक्यूज आ गए जिसके अंदर आपको स्टेटमेंट दे दिया गया, तो वहां पर भी ये आ जाता है। अब क्या है क्वेश्चन, कि पैरेलल रिएक्शन के बारे में बोला गया, इन सच रिएक्शन मोस्टली ऑर्गेनिक, a single reactant gives two product B and C with different rate constant. If we assume both of them are first order, we get like this kind of reaction. ठीक है, अब देखो यहां पे एक रिएक्शन बताऊंगा, तुम लोगों को बहुत अच्छे से ये याद हो जाएगी। ठीक है, तुम लोग को पता है ये रिएक्शन, ये आती है, तुम लोगों को पता है कौन सी रिएक्शन है। अगर मैंने ऑर्गेनिक का सबसे फेवरेट कंपाउंड लिया, दैट इज बेंजीन। ठीक है, ये लिया मैंने बेंजीन, इस बेंजीन का करवा दिया मैंने नाइट्रेशन। नाइट्रेशन करवाते टाइम पर क्या होता है, आप यहां पर लेते हो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड मत लेना, डाइल्यूटेड लेना, क्योंकि मुझे एक्सेस में नहीं करवाना है। अगर मैंने डाइल्यूटेड ले लिया ना, तो फिर वो कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया तो एक्सेस में हो जाएगा, हर जगह जाकर चिपक जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिया यहां पे, डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड विथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लेके रखा हुआ है। ठीक है, अब आपको पता है कि डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, एक इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, दैट इज NO2 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो यहां पर आएगा ट्विस्ट। कैसा ट्विस्ट आता है कि एक ही समय पर जब बेंजीन का नाइट्रेशन करवाओगे
तो आपके पास में यहां पे दो दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक प्रोडक्ट आपके पास में क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट आपके पास नाइट्रो पोजीशन पे, अरे यहां कुछ जोड़ा नहीं मैंने, यहां पर कुछ जोड़ा नहीं, यहां पे मिथाइल जोड़ देता हूं CH3, नहीं तो क्या फिर वो ऑर्थोपेरा दिखता नहीं है ना। यहां पर क्या जोड़ दिया मैंने, CH3, टोलुइन था, ठीक है। अब क्या होगा, एक तो आपके पास में क्या बनेगा, पैरा, ठीक है, पैरा नाइट्रो टोलुइन, और उसी समय आपके पास एक कंपाउंड और बन जाएगा जो कि होगा आपके पास में ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन। समझ गए यहां पे बात क्या बोल के रखा हुआ है, रिएक्टेंट एक ही था और जब उसकी रिएक्शन करवाई तो एक ही समय पे दोनों प्रोडक्ट मुझे फॉर्म हो रहे हैं। और जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो इस सिचुएशन को ही हम लोगों ने क्या नाम देके रखा है, पैरेलल रिएक्शन नाम देके रखा हुआ है, कि एक ही समय पे दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं। और इसमें भी खासियत क्या है, माना कि आपके पास में जो ये पहला वाला प्रोडक्ट बन रहा है पैरा वाला, तो ये पैरा वाला क्या होता है, पता ही है, याद ही है, इतनी बार सिखाया है कि पैरा वाले क्या होते हैं, मेजर होते हैं, जबकि ऑर्थो वाले क्या होते हैं, माइनर होते हैं। तो भैया जो मेजर होगा वो जल्दी बनेगा, तो इस वजह से यहां पे माना कि रेट कांस्टेंट क्या चल रहा है, K1, इधर क्या मान लिया, K2 मान लिया। और सिचुएशन कैसी आएगी यहां पे, K1 इज ग्रेटर देन K2, एक ही समय पे दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं, पर पहले वाले प्रोडक्ट की बनने की स्पीड जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंड वाला प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर हो गई बात, इजी है। तो इसको ही क्या कहा जाता है, पैरेलल रिएक्शन कहा जाता है। और ऑर्गेनिक में आपने देखा ही है कि ज्यादातर क्या होता है, मेजर माइनर दोनों बनते हैं, तो मेजर वालों का जो रेट कांस्टेंट होता है या जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू माइनर वाले के। ठीक है, चलो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, इसे भी कर देते हैं इरेज। अगली रिएक्शन देखते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन। ये तो मुझे इतनी भयंकर अच्छी लगती है ना कि क्या ही बताऊं। ये सीक्वेंशियल रिएक्शन में तुम लोगों को पता ही होगा, जिन लोगों ने भी यहां एमसीक्यू की सीरीज देखी थी, तो जो मैंने एमसीक्यू की सीरीज करवाई है तो उसमें तो भर भर के मैं देता हूं सीक्वेंशियल रिएक्शन। भर भर के मैं इसलिए देता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि आज नहीं तो कल ये साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के अंदर का कीड़ा जागता है। वो बोलता है यार लाइफ में ना एक बार तो कम से कम चाहे जेई हो या चाहे नीट हो, इसकी एग्जामिनेशन देना है। और अगर एक बार भी ये कीड़ा जागा कि जेई और नीट की एग्जामिनेशन देनी है, और उस कीड़े को जागने से पहले ही यहां पे मैं प्रिपरेशन करवा देता हूं। क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशन जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देखोगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा वो सीक्वेंशियल इक्वेशन। और ये आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि मैक्सिमम बच्चे जैसे सीक्वेंशियल रिएक्शन देखते हैं तो वैसे डर जाते हैं। वो बोलते हैं सर हमको तो स्कूल में सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है, बीच में क्या घपला होता है, क्या गोलमाल होता है, बताया ही नहीं गया। ठीक है, तो इसीलिए मैं बीच में इसको इन्वॉल्व करता हूं कि वो जो बीच में गोलमाल और जो घपला होता है ना, तो वो गोलमाल और घपला सारा का सारा मैं बताता हूं आपको मैकेनिज्म में, कि वो जो मैकेनिज्म होता है वो प्रॉपर एक्सप्लेन करता है कि ये गोलमाल और घपला कैसे हुआ है। ठीक है, तो अभी आओ सीक्वेंशियल रिएक्शन में। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि यहां पर ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है। ठीक है, ये वाली कहानी होती है। तो वही बोला ए डिकंपोज इनटू बी विच इन टर्न्स डिकंपोज टू सी, मतलब ए से बी बना, बी से सी बना। ये भी बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, इसको आप SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर देख सकते हो। वो भी वही कहानी होती है, बस एक के बाद एक के बाद एक क्या होता है, चीजें बढ़ती चली जाती हैं। बस दैट्स इट, यही कहानी होती है। क्लियर हो गई बात, क्या दे के रखा है आपके पास में, तो बस सिंपल है ये। तो ये क्या कहलाता है आपके पास में, सीक्वेंशियल रिएक्शन। और देखो रिएक्शन की रेट अलग अलग होती है, कि पहली बार जो मॉलिक्यूल था वो कुछ अलग तरीके से ब्रेक डाउन हुआ, दूसरी बार जो होगा वो कुछ और अलग तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर इसी नोड के साथ में ये लेक्चर तो हमारा हो चुका है एंड।
ठीक है, हम लोगों ने आज क्या देखा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोगों ने आज पूरी पढ़ ली। साथ ही साथ में देखा ग्राफ की बारीकियों को, कि ग्राफ कितने कीन ऑब्जर्वेशन के साथ बनाना होता है, कहां टच करना है कहां टच नहीं करना है। ये जो टचमी वाली चीजें होती है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और आज का लेक्चर बहुत डिटेल्ड लेक्चर था, बहुत डिटेलिंग से आपको मैंने बताया है कि कहां ग्राफ टच हो रहा है, कहां ग्राफ टच नहीं हो रहा है। अगर आपने एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यूज को चेंज करा तो किस तरह से आपके पास में जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन से कन्वर्ट होके वो एक एक्सपोनेंशियल सीरीज में कर्व बन जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें बताई हैं। और यार इसमें ना बड़ी मेहनत लगती है सारी चीजें बताने के लिए। और अगर तुम लोगों को लगा कि भैया हाँ सर ने मेहनत करी है, सर ने बहुत सी बारीक बारीक चीजें आज बता दी हैं, तो जल्दी से लाइक करके कमेंट कर देना प्यारा सा। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, हम बस यही चाहते हैं कि यार तुम लोग साथ में बने रहो, बढ़िया बढ़िया कमेंट करते रहो, दैट्स इट। ठीक है, और कोई चाहत नहीं है। चलो, अगर आप लोगों ने यहां तक अभी पहुंच गए हो तो आपको फाइनल इंफॉर्मेशन और दे दी जाए magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट की। साथ ही साथ में पता है रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद में सपोज क्लास 12th का आप लोगों ने यहां पे कोर्स करा सिलेक्ट, तो कोर्स सिलेक्ट करते से ही सारे फैकल्टीज आपके सामने आ जाते हैं जो कि यहां पे आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। आपको सिंपली वॉच नाउ पे करना है क्लिक, और जैसे ही वॉच नाउ पे होता है क्लिक तो वैसे 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 आपको मिल जाते हैं सारे ऑप्शन। क्या करोगे, सबसे पहले फुल चैप्टर वीडियोस को देखोगे, उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वन शॉट रिवीजन और एमसीक्यूज के ऊपर जाओगे। जैसे ही यहां पर ये गाड़ी पूरी इस सीक्वेंस में तुम लोग कंप्लीट करोगे, पर तुम लोग करते नहीं हो यार, तुम लोग बड़े बेकार हो यार, तुम लोग करते नहीं हो। तुम लोग क्या करते हो, सीधे वन शॉट रिवीजन देखते हो और एमसीक्यू देखते हो और एनसीईआरटी सॉल्यूशन। अरे यहां पर लेक्चर्स भी देखा करो रे। ठीक है, लेक्चर्स देखोगे तो लेक्चर में ज्यादा डिटेल से बताया जाता है, उन डिटेलिंग को समझो। जब तक डिटेलिंग नहीं समझोगे ना, तेजी से आगे बढ़ने का कोई सेंस नहीं होता है। ठीक है, अधिकतर लोग यही बोलते हैं, एक तो यार मैं है ना ये जो सीरियल रहते हैं ना उनसे बड़ा दुखी हूं, ये सीरियल और वेब सीरीज से बड़ा दुखी हूं। वेब सीरीज में बोले केमिस्ट्री क्या है, एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन। अरे नहीं भाई, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन नहीं होते हैं, केमिस्ट्री में रीजन होते हैं। केमिस्ट्री भेड़ चाल नहीं है कि किसी ने एक लॉ दे दिया और हर कोई उस लॉ को फॉलो करे। केमिस्ट्री में रीजंस होते हैं। अगर कोई लॉ को ब्रेक करता है तो वहां कोई सिचुएशन होती है। अगर मैं यहां पे बोल दूं कि तुम लोगों ने लाइफ में कभी क्या कोई लॉ ब्रेक नहीं करा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं। तुम लोगों ने भी लाइफ में लॉ ब्रेक करा है ना, भले ही किसी मजबूरी में करा हो, भले ही सिचुएशन कुछ चेंज हुई हो, पर लॉ ब्रेक करा है। केमिस्ट्री भी सेम यहां पर आम लोगों की तरह है, जहां पर हर एक एलिमेंट, हर एक एटम अपने द्वारा बनाए गए लॉ को ब्रेक करता है, पर वहां एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है और आपको उन स्पेसिफिक कंडीशंस को समझना पड़ेगा। जिस दिन यह समझ में आ जाएगा ना, उस दिन केमिस्ट्री से बिल्कुल दिल से जुड़ जाओगे, और जिस दिन केमिस्ट्री से दिल से जुड़ जाओगे उस दिन केमिस्ट्री अच्छी लगने लग जाएगी। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ रहता है। तो बस यहां पर इस तरह से आपको पढ़ना रहेगा। और इतना कुछ करने के बाद में भी अगर तुम लोगों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब कर दो। और यहां पर वैसे भी यार पूरा 100% फ्री क्लासेस अवेलेबल करवाई जाती है, चाहे किंडरगार्टन हो, क्लास 12 हो, और अब तो एनटीएससी ओलंपियाड भी। और हु नोज आगे क्या और नया मिल जाए आप लोगों को, है ना। तो ऐसी कुछ सिचुएशन होती है। साथ ही साथ में बढ़िया से शेयर कर दो यार अपने दोस्त लोगों के साथ में। ठीक, तो बस इसी नोट के साथ में करते हैं इस लेक्चर को हम लोग एंड। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।